Hey, hello, dear students and future doctors. Myself Vishwajit, zoology mentor here, welcoming back you again to my session for today. और आज इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 12 zoology का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब अगर पूछा जाएगा तो तुम बताओगे वही बच्चों का आंसर, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट या स्पर्म एंड ओवम, राइट? बट अभी तुम बच्चे नहीं हो, यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ नीट, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी. इसके बाद तुम एक मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने वाले हो. Now you need to know this conceptual topic in an elaborate manner, right? तो ठीक है, तो सिंपली ये फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये बच्चों के लिए तो ये डेफिनेशन सही है, लेकिन हम लोग और डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है या मेल गैमेट, एंड यहाँ पे ओवम के जगह में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी oocyte. ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज इन बिटवीन स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte हो रहा है. अच्छा, कहाँ पे ये हो रहा है? दैट इज टेकिंग प्लेस इनटू द एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, राइट? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट? ओके, अच्छा, अब ये दोनों का जो फ्यूजन हुआ, इस फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉयड सेल हम लोगों को मिला, और इस डिप्लॉयड सेल को हम लोग क्या कहेंगे? ये डिप्लॉयड सेल को हम लोग बोलेंगे जाइगोट. और जाइगोट क्या है? ये हम लोग के लाइफ का फर्स्ट डिप्लॉयड सेल है. इसको यूनिसेलुलर एम्ब्रियो भी कह सकते हो. और ये जाइगोट से ह्यूमन बॉडी में हर एक सेल हम लोग बना सकते हैं. तो जाइगोट का जो नेचर होता है इसको हम लोग बोलते हैं टोटी पोटेंट, यानी कि ऐसा एक सेल जिसके पास टोटल पोटेंसी है, एक जाइगोट को यूज करके पूरा के पूरा ह्यूमन बॉडी, एम्ब्रियो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, हर एक चीज बना सकते हैं, राइट? ऐसा कोई भी सेल हम लोगों के बॉडी में नहीं है, इसलिए जाइगोट को क्या बोल रहा है बेटा? टोटी पोटेंट. अच्छा, जाइगोट डिप्लॉयड क्यों कहा गया है? देखो, जाइगोट के पास जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से 23 क्रोमोसोम मिला है स्पर्म से, फादर से आया है, एंड 23 क्रोमोसोम मिला है ये प्रेजेंट है अंडर सेकेंडरी oocyte जो मिला है मदर से, राइट? अच्छा, अब जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये सेकेंडरी oocyte क्या करते हैं? इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू oocyte या ओवम. ऑलरेडी जानते हो, जब ये स्पर्म एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं, और ये बन जाते हैं या तो oocyte बोल सकते हो या तो ओवम बोल सकते हो. और फिर ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसको रिसीव करके ये बन जाएगा डिप्लॉयड सेल यानी जाइगोट. ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जाएंगे. चलो, तो बेसिकली स्पर्म जो है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में कैसे आते हैं, पहले थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं. स्पर्म मेल बॉडी से फीमेल बॉडी से आता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट थ्रू सीमेन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और एक मेल अपना कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसको बोला जाता है पेनिस के थ्रू सीमेन अलॉन्ग विथ स्पर्म वैजाइना के अंदर इंसेमिनेट करता है, यानी कि डिपॉजिट करता है, और या तो इजैकुलेट करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब जितना स्पर्म इजैकुलेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, उतने में से 60% स्पर्म के पास क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, ऑलरेडी जानते हो. और 40% स्पर्म के पास विगोरस मोटिलिटी, यानी कि हाई स्पीड में मूवमेंट शो कर रहा है, ऐसा स्पर्म होना चाहिए. एकदम एनर्जेटिक स्पर्म होना चाहिए, नहीं तो जाके फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है कि नहीं? ठीक है, अच्छा, अब ये इंसेमिनेशन के बाद, इंसेमिनेशन कहाँ पे हुआ? वैजाइना में हुआ. अब ध्यान से सुनो, इंसेमिनेशन के बाद लगभग 90% स्पर्म जो होता है इसका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है. कहाँ पे? इसका डेथ हो जाता है वैजाइना के अंदर. क्यों? वैजाइना जो होता है ये
एसिडिक होता है, वेजाइना का पीएच होता है एसिडिक, एंड एसिडिटी इज वेरी मच टॉक्सिक फॉर दोज स्पर्म्स। ठीक है, फिर 10% स्पर्म तो मेरे पास है ना, तो हम लोग उस 10% स्पर्म को लेके सर्विक्स होते हुए पहुंचेंगे कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। अब ये यूट्रस के अंदर आते आते स्पर्म के साथ कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा स्पर्म के अंदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है कैपासिटेशन, राइट। अच्छा, ये कैपासिटेशन क्या होता है, ये कैपासिटेशन, कैपासिटेशन का मतलब होता है एक स्लोली मूविंग स्पर्म जो धीरे 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 अपना पूंछ हिलाते हुए आगे बढ़ रहा था, उसमें ऐसा कुछ चेंज करेंगे कि ये स्पर्म फास्ट फास्ट मूव करेगा, इसका जो टेल का मूवमेंट पावर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज करने के लिए स्पर्म का जो ये हेड रीजन है, इसके ऊपर बैठा हुआ रहता है कुछ ग्रैन्यूल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल। अब ये कोलेस्टेरॉल ग्रैन्यूल जब तक स्पर्म के हेड में रहेगा, ये स्पर्म स्लो मूव करेगा। अब जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यूट्रस के अंदर ये आ गया, यूट्रस क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से हटा देता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, जिसको बोला जाता है कैपेसिटाइजेशन फैक्टर, राइट, या कैपेसिटेशन फैक्टर। तो ये कोलेस्ट्रॉल जैसे हट गया, ये क्या करेगा, स्पर्म के टेल में जो है कुछ प्रोटीन चैनल एक्टिवेट कर देते हैं, जिस प्रोटीन चैनल को हम लोग बोलते हैं कैटस्पार चैनल, कैटायन चैनल ऑफ स्पर्म टेल। अभी कैटस्पार चैनल जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, स्पर्म टेल से कैल्शियम आयन इनटेक करेगा स्पर्म। अब स्पर्म जैसे बहुत सारे कैल्शियम आयन इनटेक करते हैं, ठीक है, ये बूस्ट करते हैं स्पर्म के जो मिडिल पीस होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया और ज़्यादा ग्रेगरियसली और ज़्यादा इफेक्टिवली फ्रुक्टोज या न्यूट्रिशनल रिसोर्स यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पर्म ज़्यादा एनर्जी बनाता है, अब स्पर्म बहुत फास्ट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलाता है व्हिप्लैश मूवमेंट ऑफ स्पर्म। अब ये विद इन हाफ एन आवर ये ओवम तक पहुंच जाते हैं, जो कि इंतजार कर रहा है यूट्रस के एम्पलरी रीजन में, राइट। एम्पलरी रीजन क्या होता है, ये अगर यूट्रस है तो यूट्रस के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे वाइडर जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है एम्पला, राइट। तो ये एम्पला के अंदर ये बेचारा सेकेंडरी ओसाइट एक्चुअली इंतजार करते रहता है किसका, स्पर्म का, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुछ 200-300 स्पर्म यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट के पास आके पहुंच जाते हैं। अब इन लोगों में कंपटीशन होगा कि कौन इस सेकेंडरी ओसाइट के साथ फ्यूजन परफॉर्म कर सकता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब होता क्या है, अब वो जो स्पर्म आया है ओवम के आसपास मंडरा रहा है, उसमें से कोई एक स्पर्म जो बहुत स्ट्रांग होता है, और जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट, इसके चारों ओर क्या हो रहा है, बहुत सारा स्पर्म मंडरा रहा है, घुसने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो सेकेंडरी ओसाइट ये सबको तो परमिशन नहीं देते, ये कोई एक लकी स्पर्म को परमिशन देते हैं। अब मानो कि ये जो है ये है लकी स्पर्म, यहां से आ रहा था, ठीक है, ये लकी स्पर्म को ये चूज करते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, स्पर्म के जो आउटर हेड में जो आउटर मेम्ब्रेन था उसके ऊपर कुछ एंजाइम लगा हुआ रहता है, जिसको बताया सरफेस एंजाइम। तो स्पर्म के एक्रोसोम के ऊपर जो सरफेस एंजाइम होता है उसके मदद से स्पर्म क्या करता है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, इस कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देते हैं। यहाँ पे जो ऑब्स्टैकल्स था इसको ये डाइजेस्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ दिस सरफेस एंजाइम ऑफ एक्रोसोम। अब ये स्पर्म आके क्या करेगा, अब ये स्पर्म आके ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर चिपक गया है, ठीक है। अच्छा, अब तुम जानते हो कि ये जो ज़ोना पेलुसिडा है, ये जो ज़ोना पेलुसिडा है, शॉर्टकट में हम लोग ZP लिख रहे हैं, ये ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये स्पर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ZP3 प्रोटीन, राइट। ओके, so this protein is responsible for species specificity, यानी कि ये जो स्पर्म आया ये ह्यूमन का ही स्पर्म है कि नहीं, कि ये मंकी का स्पर्म है, कि ये डॉग का स्पर्म है, कि ये चिंपांजी का स्पर्म है, ठीक है, कि ये कैट का स्पर्म है, कैसे इसको मालूम चलेगा, क्योंकि ह्यूमन जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके बाहर ये जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर है उसमें ZP3 बोल के एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है, ये ह्यूमन स्पर्म को ही बस पहचानता है और ह्यूमन स्पर्म को बाइंड होने देता है, राइट, लॉक एंड की जैसा। ओके,
तो ये स्पर्म जैसे बाइंड हुआ उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग टू द जोना पेलुसिडा। ठीक है, अब जैसे ही बाइंडिंग हुआ स्पर्म का जोना पेलुसिडा के साथ, ये एग मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, यानी कि जो सेकेंडरी ओसाइट का जो मेम्ब्रेन हो जाता है, ये हो जाता है डीपोलराइज। ठीक है, ये पहले कैसा रहता है, ये पहले रहता है नेगेटिवली चार्ज, ये पहले रहता है नेगेटिवली चार्ज, अब ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। बोलोगे सर कैसे बनेगा पॉजिटिवली चार्ज? तो इसका आंसर है, जैसे ये ZP3 के साथ जोना पेलुसिडा के साथ स्पर्म का बाइंडिंग होगा, जो एक के जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, तो बहुत सारे सोडियम का Na+ आयन का क्या होगा, ओवम के अंदर इनफ्लक्स होता है, और जिसके वजह से ओवम का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ दिस सेकेंडरी ओसाइट। अब ये डीपोलराइजेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट के वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट के वजह से होता है फास्ट ब्लॉक ऑफ स्पर्म्स। देखो, ये सेकेंडरी ओसाइट नहीं चाहता है कि एक लकी स्पर्म, ये जो स्पर्म ये छोड़ के बाकी जो स्पर्म है ये इसके अंदर एंट्री ले ले, ये नहीं चाहता है। तो ये सारे जो स्पर्म है जो अनवांटेड है सेकेंडरी ओसाइट के लिए, इसको ब्लॉक करना चाहेगा। इसको ब्लॉक कैसे कर सकता है, ये जो स्पर्म है, देखो ध्यान से सुनो, ये जो स्पर्म है ये सबका पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ओवम खुद को कैसे बना लिया है, ये भी खुद को पॉजिटिव बना लिया, डिपोलराइज हो गया। अब ये पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव बॉडी को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ओवम के जो पोलराइजेशन हुआ, सॉरी डीपोलराइजेशन हुआ, पोलैरिटी चेंज हुआ, इसके वजह से ये इकलौता स्पर्म के अलावा बाकी सारा स्पर्म को क्या करेगा, रिपल करेगा, अपने पास आने नहीं देगा। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दैट प्रोसेस इज हैपनिंग वेरी फास्ट मैनर, इसलिए इसको बोला जाता है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी या फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्पर्म। अब ये लकी स्पर्म, ये तो एंट्री का परमिशन इसको मिल चुका है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जो होगा डिपोलराइजेशन के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी कि अब ये स्पर्म के पास जो एक्रोसोम था ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होगा। अब यहाँ पे एक्रोसोम कौन सा एंजाइम रिलीज कर सकता है, एक्रोसोम से एक्रोसिन्स एंजाइम रिलीज होता है, जो कि ये ओवम के बाहर जोना पेलुसिडा, ओवम के ऊपर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, ओवम का सेल मेम्ब्रेन, ये सबको डाइजेस्ट करके स्पर्म को अंदर लेके आते हैं। तो ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए कौन हेल्प करते हैं, द एंजाइम्स ऑफ एक्रोसोम, और ये एंजाइम रिलीज कर जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। और एक्रोसोम का जो एंजाइम है उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसिन्स या जोनालाइसिन्स या स्पर्मलाइसिन्स। ठीक है, इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, जोनालाइसिन एंजाइम होता है, कई सारे प्रोटीएज एंजाइम होता है। तो ये सब मिलके स्पर्म का एक इजी पैसेज बना देता है स्पर्म को, यानी कि पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है जो सेकेंडरी ओसाइट है उसके साइटोप्लाज्म यानी कि ओप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही ये स्पर्म अंदर जा चुका है, ये स्पर्म अभी अंदर जा चुका है, अब ये स्पर्म क्या करेगा, अपना जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, और स्पर्म का बाकी जो पार्ट है, हेड, मिडिल पीस, टेल, ये धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ किताब में लिखा हुआ है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें स्पर्म से वो अपना हेड को ही एंटर कर पाता है ओवम के अंदर, बाकी जो मिडिल पीस एंड टेल ये बाहर रह जाता है। तो ये नॉन मैमेलियन स्पर्म के लिए होता है। मैमेलियन स्पर्म या ह्यूमन स्पर्म में एक्सक्लूसिवली कंप्लीट स्पर्म क्या हो जाता है, ये ओवम के ओप्लाज्म में चला जाता है, और धीरे धीरे ओप्लाज्म के अंदर जो इसका जो मिडिल पीस है और ये टेल है वो डिजेनरेट हो जाता है। तो स्पर्म अल्टीमेटली ओवम को क्या डोनेट किया, ये अपना प्रो न्यूक्लियस या हैप्लॉइड न्यूक्लियस डोनेट किया, और उसके साथ साथ स्पर्म एक सेंट्रियोल भी डोनेट करता है जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो स्पर्म जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डोनेट किए सेकेंडरी ओसाइट को, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उस जाइगोट में जो सेल डिवीजन होगा जिसको क्लीवेज बोला जाता है, उस क्लीवेज प्रोसेस में हेल्प करते हैं। चलो, तो अब तक हम लोग इस एंटिटी को, इस एग को क्या बोल रहे थे, सेकेंडरी ओसाइट। अब ये सेकेंडरी ओसाइट खुद को किस चीज में कन्वर्ट कर लेता है, खुद को कन्वर्ट कर लेता है ओवम में, खुद को कन्वर्ट कर लेता है ओवम में। अब ये ओवम का जो न्यूक्लियस है या प्रो न्यूक्लियस है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ
जेनेटिक मटेरियल का रीशफलिंग होगा। तो चलो, अब तो अंदर तो ये सारी चीज हो रहा है, जाइगोट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, फर्टिलाइजेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजेशन को एक ठोस वजूद देना पड़ेगा, यानी कि कंफर्मेटरी कुछ सिग्नल चाहिए कि फर्टिलाइजेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब बाहर जो ये सब स्पर्म है, हाँ, ये लोगों का कोई जगह नहीं है, ये लोग कभी भी अंदर नहीं घुस सकता है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है इट इज कॉल्ड ज़ोनर रिएक्शन, एंड इसके साथ होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। तो ज़ोनर रिएक्शन या कॉर्टिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, जैसे ये स्पर्म अंदर चला गया, ये एक साइटोप्लाज्म में जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स था, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल था, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल को एग क्या करेगा, ओवम क्या करेगा, ये अपने वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर फेंक देते हैं, जिसको बोला जाता है, ये जो स्पेस में फेंका गया है इस स्पेस का नाम है पेरीवाइटलाइन स्पेस। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला गया है कॉर्टिकल रिएक्शन। अब ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या था, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर था कुछ एंजाइम, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड बहुत सारे जिंक मॉलिक्यूल, राइट। ओके, तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जैसे बाहर फेंका गया बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, इस कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के अंदर जो मटेरियल था वो ज़ोना पेलुसिडा के नीचे जाके चिपक जाएगा, और ये क्या करेगा, जो ZP3 प्रोटीन है, हाँ, उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ज़ोना पेलुसिडा अब दूसरा कोई भी स्पर्म को चाह के भी रिसीव नहीं कर सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ज़ोनर रिएक्शन। तो बेसिकली ज़ोनर रिएक्शन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन बहुत तुरंत हो जाता है, और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मिलके ज़ोना पेलुसिडा के अंदर के तरफ एक और टफ मेम्ब्रेन बना लेते हैं, जो कि ज़ोना पेलुसिडा के साथ ही अटैच रहता है, जिसको बुलाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जो कि परमानेंट दीवार खड़ा कर देते हैं, हाँ, दूसरे स्पर्म और ये फर्टिलाइज ओवम के बीच में। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्लो ब्लॉक, क्योंकि ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो कि ज़ोना पेलुसिडा के नीचे बना, ये बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक बोलते हैं। तो कॉर्टिकल रिएक्शन को स्लो ब्लॉक भी कहा जा सकता है। अब अंदर क्या होगा, अंदर ये स्पर्म और ओवम का जो मिलन हुआ, फ्यूजन हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। दैट अल्टीमेट फ्यूजन इज कॉल्ड सिनगैमी। उसके बाद स्पर्म और ओवम का जो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हुआ उसको बोला जाता है प्लाज्मोगैमी। स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस में जो प्रो न्यूक्लियस, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस मिलके जाइगोट का एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनना है। तो दोनों प्रो न्यूक्लियस मिलके एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोग्रामी प्रोसेस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल रीशफलिंग हो रहा है, क्रोमोसोमल रीशफलिंग हो रहा है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का रीशफलिंग हो रहा है, राइट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, एंड अल्टीमेटली एक डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट फॉर्मेशन। अच्छा, याद रखना पड़ेगा कि जब जाइगोट बना, जाइगोट के बाहर भी ये ज़ोना पेलुसिडा प्रिवेल कर रहा है, यानी कि ज़ोना पेलुसिडा प्रेजेंट मिलेगा। अच्छा, तो ये हो गया ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ, एक और क्वेश्चन भी तुम्हारे मन में अराइज हो सकता है कि सर, जब स्पर्म का एंट्री हुआ फर्टिलाइजेशन के लिए ये ऊप्लाज्म या ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या अपने आप बाहर आ गया, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस हुआ? नहीं बेटा, बेसिकली जब ये ऊटिड बन जाता है, यानी कि सेकेंडरी oocyte से ऊटिड बन जाता है, तो ये इसके जो ऊप्लाज्म होता है, इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से क्या होता है, कैल्शियम आयन, बहुत सारे कैल्शियम आयन ओवम के जो ऊप्लाज्म है उसमें बाहर चले आता है, और इस कैल्शियम आयन के वजह से ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, एंड वो कॉर्टिकल रिएक्शन, ज़ोनर रिएक्शन और स्लो ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। जाइगोट तो फॉर्म हो गया। अच्छा, अब ये जाइगोट फॉर्म के बाद, जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल,
जाइगोट बना, फर्स्ट सेल बन गया। अब ये जाइगोट डेवलप होके एक 2 सेल स्टेज बनाएगा। 2 सेल स्टेज में सेल डिवीजन होगा, उसमें क्या बनेगा 4 सेल स्टेज। उसके बाद और एक बार सेल डिवीजन हुआ, 8 सेल स्टेज बनेगा। उसके बाद 16 सेल स्टेज बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से 16 से 32 सेल स्टेज बनेगा। इस तरह से ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आगे चलते रहेगा। राइट, ओके। अब ये जो डिवीजन हो रहा है, जाइगोटिक डिवीजन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ये फर्स्ट क्लीवेज है, ये सेकंड क्लीवेज है, ये थर्ड क्लीवेज है, ये फोर्थ क्लीवेज है, ये फिफ्थ क्लीवेज है। तो जितने बार क्लीवेज होते जाएगा, सेल का जो नंबर है एम्ब्रियो में वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस के हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा क्लीवेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, जो क्लीवेज होता है ये है क्या? बेसिकली ये तो सेल डिवीजन हो रहा है। बेसिकली ये क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। अब सेल डिवीजन ह्यूमन बॉडी में 2 ही टाइप का हो सकता है, हम लोग जानते हैं, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। मियोसिस कब होता है? मियोसिस तो ये गोनाड्स के अंदर oogenesis या स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के समय होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन, oogenesis यानी कि ओवम फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के समय बस मियोसिस होगा। बाकी बॉडी में बाकी सारा डिप्लॉयड सेल का डिवीजन को बुलाया था माइटोसिस। और हम लोग जानते हैं कि जाइगोट क्या है, जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है। जाइगोट कैसा सेल है? जाइगोट है एक डिप्लॉयड सेल, यानी कि इसके पास 46 क्रोमोसोम है। तो जाहिर सी बात है, जाइगोट से जो न्यू सेल बनेगा वो भी डिप्लॉयड ही होता है, वो भी डिप्लॉयड ही होगा। तो इसको हम लोग टेक्निकली क्या कह सकते हैं? टेक्निकली इसको माइटोसिस कह सकते थे। बट एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट सा एक डिफरेंस है। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक मदर सेल से अगर 2 डॉटर सेल बनेगा तो ये मदर सेल और डॉटर सेल का जो शेप साइज है वो लगभग एक ही जैसा होगा। मदर सेल भी माइटोसिस में 2n होता है और दोनों डॉटर सेल 2n होता है। यानी कि अगर मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम होगा तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के मामले में जाइगोट का डिवीजन और नॉर्मल सेल का डिवीजन या जो माइटोसिस हो रहा है वो तो एक जैसा है। लेकिन देखो, जो माइटोसिस हुआ है उसमें मदर सेल और डॉटर सेल्स का जो साइज है वो सेम है। बट जाइगोटिक जो डिवीजन हुआ है, ये अगर मदर सेल है और ये दोनों अगर डॉटर सेल है तो इन लोगों का साइज क्या है, इससे बहुत छोटा है। यानी कि इस बार माइटोसिस तो हुआ, बट माइटोसिस के साथ साथ सेल का साइज छोटा हो गया। तो इस तरह का माइटोसिस को हम लोग माइटोसिस नहीं कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है, और एक डिफरेंस है, नॉर्मली माइटोसिस में टाइम चाहिए होता है 24 आवर्स और नॉर्मली क्लीवेज में टाइम चाहिए होता है 18 आवर्स के आसपास। ठीक है, सो दैट दिस टू आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड क्लीवेज। ओके, तो बेसिकली जाइगोटिक क्लीवेज होता है, यानी कि जितने बार जाइगोट के बाद सेल डिवीजन होगा, सेल का साइज छोटा होता हुआ रहेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन यही है, देखो, जब जाइगोट था उसका साइज लगभग 100 माइक्रोन के पास था। जब 2 सेल स्टेज बनेगा, यानी कि जाइगोटिक डेवलपमेंट होगा, तो उसका भी साइज 100 माइक्रोन के पास होगा। जब 4 सेल स्टेज होगा तब भी उसका साइज 100 माइक्रोन के पास होगा। यानी कि ये जाइगोट था, सिंगल सेल। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, 2 सेल बन गया जाइगोट के अंदर, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही है। जाइगोट का भी वॉल्यूम 100 माइक्रोमीटर के पास है। ये जाइगोट के बाद जो 2 सेल स्टेज है वो एम्ब्रियो बना, इसका भी साइज 100 माइक्रोन या 100 माइक्रोमीटर के पास है। इसके बाद 4 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल बन गया, लेकिन ये 4 सेल का ओवरऑल वॉल्यूम क्या है? ओवरऑल वॉल्यूम यही 100 माइक्रोमीटर के पास है। यानी कि हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, जो फर्टिलाइजेशन हुआ था, जाइगोट बना था, जाइगोट के बाहर जोना पेलुसिडा था, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ एक हार्ड लेयर है। अब उस जोना पेलुसिडा के वजह से ये सेल बड़ा नहीं हो सकता है, ये सेल को जोना पेलुसिडा के अंदर ही कैद होकर रहना है। तो इसलिए इसको अगर सेल डिवीजन करना है, यानी कि अपना नंबर बढ़ाना है, ये अपना नंबर तो बढ़ा सकता है लेकिन उसको साइज छोटा करना पड़ेगा। राइट, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्लीवेज। और ये क्लीवेज क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि अगर ये क्लीवेज नहीं होगा तो अपने बॉडी में जो न्यू सेल्स बन रहा है उसका साइज ओवम जैसा या जाइगोट जैसा ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने हकीकत में अपना बॉडी में जो सेल्स होता है उसका साइज जाइगोट से या ओवम से कई गुना छोटा होता है। तो ह्यूमन बीइंग में जो एवरेज सेलुलर साइज को मेंटेन करने के लिए जाइगोट का क्लीवेज होता है, ना कि जाइगोट का माइटोसिस होता है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हो गया जाइगोटिक क्लीवेज के बारे में हम लोग बात कर लिए। अच्छा, अब डेवलपमेंट का बात करते हैं। तो जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, इनिशियल जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है, यानी कि 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ये सारे स्टेज में जो सेल्स देखने को मिलता है वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सबको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2, 4, 8 एंड 16 सेल स्टेज में जो इंडिविजुअल सेल्स होता है, एक ही सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। एंड जाइगोट जैसा ये ब्लास्टोमियर का भी नेचर क्या होता है, टोटीपोटेंट नेचर होता है, क्योंकि ये जो ब्लास्टोमियर का एक एक सेल से हम लोग कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बना सकता है अलोंग विथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, राइट। ओके, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे कि यूट्रस के अंदर एक अगर प्रेग्नेंट मदर को चेक करेंगे तो मेन ये जो है ये है बेबी फिटस, राइट। अब ये फिटस को सपोर्ट करने के लिए फिटस के बाहर कुछ मेम्ब्रेन्स देखने को मिलता है, दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में, जैसे कि कोरियन होता है, एमनियन होता है, देन अलांटॉइज होता है, यॉर्क सैक होता है। तो ह्यूमन जो कंसेप्टस होता है उसमें 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होता है, एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड द फिटस बॉडी। ये बनाने के लिए, ये बनाने का क्षमता जो भी सेल के पास होता है उसको हम लोग बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल। और जो सेल सिर्फ ये फिटस का बॉडी बना सकता है वो सेल को हम लोग बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। तो टोटीपोटेंट नेचर का कौन सा होता है, जाइगोट होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये सारे के सारे सेल जो होता है ये टोटीपोटेंट नेचर का होता है। चलो, अब यही डेवलपमेंट को अगर हम लोग ह्यूमन फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस के अंदर चेक करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। तो एम्पला के अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ उसको हम लोग फर्स्ट डे मान के चलते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, राइट। अब फिर जाइगोट से 2 सेल स्टेज फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से 2 सेल स्टेज फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्लीवेज होता गया, 2 सेल से 4 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो बना, 4 सेल से लेके 8 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो बना, उसके बाद 16 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो बना। तो ये जो 8 सेल एंड 16 सेल स्टेज, ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं मोरूला, राइट। 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, we call these 2 embryonic stages as morula। मोरूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्टेज होता है इस समय एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होता है ये मलबेरी फ्रूट के गुच्छा जैसा दिखता है, ठीक है। इसलिए इन लोगों को हम लोग बोलते हैं, ये 2 स्टेज को बुलाते हैं मोरूला स्टेज, ठीक है। अब मोरूला स्टेज के बाद जो स्टेज देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, राइट। अच्छा, ये मोरूला के बाहर भी जोना पेलुसिडा दिख रहा है, ठीक है। उससे जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा उसके बाहर भी जोना पेलुसिडा दिखेगा। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट कैसे दिखेगा, ब्लास्टोसिस्ट के एकदम बाहर जोना पेलुसिडा रहेगा, जोना पेलुसिडा के अंदर एक लेयर रहेगा जिसको बुलाता है ट्रोपोब्लास्ट सेल का लेयर, और उसके भी अंदर रहता है कुछ स्टेम सेल जिससे ह्यूमन फिटस का बॉडी बन सकता है, जिसको बुलाता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जिसको हम लोग इनर सेल मास कह सकते हैं, राइट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे यूट्राइन कैविटी के नीचे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये ब्लास्टोसिस्ट के बाहर जो जोना पेलुसिडा है ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जोना पेलुसिडा के नीचे जो सेलुलर लेयर है जिसको हम लोग बोल रहे थे ट्रोफोब्लास्ट, वो कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो कि जोना पेलुसिडा को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देता है, और ये ट्रोफोब्लास्ट के बाहर की तरफ कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई, जो कि कोरियोनिक विलाई बनाएगा। और ये विलाई के मदद से ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, लगभग जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ था उससे 7 दिन के बाद 7th डे के आसपास, 6 to
7th डे के आसपास ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज अपने आप को क्या करेगा, ये विलाई के मदद से यूट्राइन एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर खुद को चिपका देगा, इम्प्लांटेड कर देगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को बोला क्या गया है, इम्प्लांटेशन। जिस दिन इम्प्लांटेशन हुआ उस दिन से जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया, और जिस समय इम्प्लांटेशन होता है उसके कुछ देर बाद एंडोमेट्रियल सेल्स क्या करते हैं, ये टोटल कंसेप्टस या टोटल जो ब्लास्टोसिस्ट लेयर है इसको बाहर के ओर से कवर कर लेते हैं। अब धीरे धीरे ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो इनर सेल मास ये क्या करेगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ से धीरे धीरे 3 लेयर बनेगा। एक को बोलेंगे एक्टोडर्म, एक को बोलेंगे एंडोडर्म, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बनता है मेसोडर्म। और धीरे धीरे ये ब्लास्टोसिस्ट के बाद हम लोगों को एक न्यू एम्ब्रियोनिक स्टेज देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है गैस्ट्रूला। तो इस तरह से इम्प्लांटेशन तक हुआ। तो इम्प्लांटेशन कौन सा स्टेज का होता है, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का होता है, ठीक है, ओके। अब ये इम्प्लांटेशन से पहले ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब ज़ोना पेलुसिडा का जो लेयर है इसको तोड़ के बाहर आ रहा है, ज़ोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ के जब बाहर आ रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है हैचिंग। क्या बोला जाता है, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये हैचिंग के समय क्या हो सकता है, ये ब्लास्टोसिस्ट, ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर है, इसके नीचे क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट, राइट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जैसे जैसे जब बाहर आएगा उस समय ये ज़ोना पेलुसिडा के लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं, और ये ब्लास्टोसिस्ट कुछ 8 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करके ये बाहर की तरफ आते रहते हैं। तो इस समय कभी कभी क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट जब ट्विस्टिंग किया, ठीक है, तो ये 2 हिस्सा में डिवाइडेड हो गया, ये 2 हिस्सा में ब्लास्टोसिस्ट डिवाइडेड हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, न्यू 2 एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, और ये एक एक एम्ब्रियो से एक एक फिटस फॉर्म होगा। अब यहाँ से फॉर्म हो जाता है आइडेंटिकल ट्विन का कंसेप्ट, आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विन को हम लोग होमोजाइगोटिक ट्विन भी बोलते हैं, होमोजाइगोटिक ट्विन भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली ऑप्शनल है, मतलब हमेशा ऐसा होगा ये बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी जब ये ब्लास्टोसिस्ट ज़ोना पेलुसिडा से बाहर ये 8 स्टेप स्ट्रक्चर फॉर्म करके बाहर आ रहा है, तो ज़्यादा ट्विस्टिंग के वजह से एक ब्लास्टोसिस्ट 2 ब्लास्टोसिस्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये एक फिटस फॉर्म करेगा, ये एक फिटस फॉर्म करेगा। अब क्योंकि ये दोनों का ओरिजिन सेम जाइगोट से है, इसलिए इन लोग को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगोटिक ट्विन। और होमोजाइगोटिक ट्विन जो होता है या तो 2 बॉयज होगा या तो 2 गर्ल्स होगा, यानी कि जो ट्विन होगा या तो वो लोग मेल होगा या तो वो लोग फीमेल होगा, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है ट्विन्स का, दैट इज कॉल्ड फ्रैटर्नल ट्विन्स या हेटेरोजाइगोटिक ट्विन्स, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। अच्छा, तो मुद्दा क्या रहा, आइडेंटिकल ट्विन फॉर्मेशन के लिए एक सिंगल स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज किया और उससे बना एक जाइगोट। अब ये जाइगोटिक डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा था, तो डेवलपमेंट के समय किसी भी कारण, ड्यू टू एनी रीजन, ये 2 अलग अलग एम्ब्रियोनिक एंटिटी फॉर्म की और इनसे 2 बच्चा प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो 2 बच्चा प्रोड्यूस हुआ, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। क्यों आइडेंटिकल टू ईच अदर? क्योंकि इन लोग आया है सेम जाइगोट से। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विन या मोनोजाइगोटिक ट्विन या होमोजाइगोटिक ट्विन, राइट। अच्छा, अब एक दूसरा कंडीशन क्या है, फ्रैटर्नल ट्विन, फ्रैटर्नल ट्विन या हेटेरोजाइगोटिक ट्विन बोला जाता है। तो हेटेरोजाइगोटिक ट्विन में क्या होगा, मानो कि एक पर्टिकुलर मंथ में एक फीमेल यूट्रस के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हुआ, ओवरी 2 ओवम ओव्यूलेट कर दिया, ऐसा हो सकता है। स्पेशल कंडीशन, जनरली तुम लोग बोलोगे सर ओव्यूलेशन तो एक मंथ में एक ही होता है और एक ही ओवम का होता है, लेकिन रेयर कंडीशन में कोई एक मंथ में मोर देन 1 ओव्यूलेशन हो सकता है। एक साथ 2 एक बाहर रिलीज हो सकता है ओवरी से, एक साथ 3, 4, 5 भी एक बाहर रिलीज हो सकता है,
राइट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सुपर ओव्यूलेशन। और कोई एक कंडीशन में दो सेकेंडरी oocyte का ओव्यूलेशन हुआ तो इस दो अलग अलग सेकेंडरी oocyte को जो जब इंसेमिनेशन हुआ दो अलग अलग स्पर्म आके क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा और इन लोगों से दो अलग अलग जाइगोट फॉर्म होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और ये दोनों जाइगोट यूट्रस के अंदर रखे इम्प्लांटेशन हो जाएगा और ये वाला जाइगोट से एक बेबी बनेगा और ये वाला जाइगोट से एक दूसरा बेबी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये बेबी और ये बेबी का जेनेटिक नेचर एक जैसा नहीं होगा, ये दोनों अलग होगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेटेरोजाइगोटिक ट्विन, क्योंकि ये दोनों का जो जाइगोटिक ऑरिजिन है दैट इज डिफरेंट। अच्छा, ये दोनों दो अलग अलग स्पर्म के वजह से बने हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्रैटर्नल ट्विन। गॉट इट? अच्छा, अब ये केस में और एक चांस है कि एक बच्चा जो है फीमेल होगा और एक बच्चा मेल। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रॉब्लम दिया गया कि एक ट्विन कंडीशन है जहाँ पे जो ट्विन है एक मेल है और एक फीमेल है, तो दैट इज़ वेरी इजी कंडीशन, आँख बंद करके बता देना है दैट इज एक्चुअली फ्रैटर्नल ट्विन या हेटेरोजाइगोटिक ट्विन। ठीक है, क्योंकि होमोजाइगोटिक ट्विन में हाँ ये जेंडर गैप नहीं होगा, यानी कि एक मेल एक फीमेल ऐसा कंडीशन कभी भी नहीं होगा। होमोजाइगोटिक ट्विन क्योंकि एक सिंगल जाइगोट से बना है तो ये जाइगोट या तो XX होगा या तो XY होगा, इसीलिए जो ट्विन बनेगा या तो लोग मेल होते हैं या तो लोग फीमेल होता है। ठीक है, गॉट इट? ओके, अच्छा, अब वापस नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हम लोग वापस चले आते हैं। तो बेसिकली ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ, तो चलो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट कहाँ से बना? ब्लास्टोसिस्ट बना मोरूला से। ब्लास्टोसिस्ट बना मोरूला से। मोरूला मतलब क्या होता है? 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज, ये दोनों ही एम्ब्रियोनिक जो फेज है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल फेज, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द शेप। ठीक है, क्योंकि इसमें मलबेरी जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है, मलबेरी फ्रूट का गुच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरह से गोल गोल फ्रूट का एक बंच बन जाता है, तो उसके जैसा ही ये एम्ब्रियोनिक फेज दिखता है, 8 सेल एंड 16 सेल फेज, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मोरूला फेज कहा गया है। मोरूला डेवलप के क्या बनता है? मोरूला डेवलप के बनते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो होता है इसके सबसे बाहर तो जोना पेलुसिडा लेयर है। जोना पेलुसिडा के नीचे क्या है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है और अंदर जो सेल्स दिख रहा है दिस आर कॉल्ड एज इनर सेल मास या ICM। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक खाली जगह देखने को मिल रहा है, फिल्ड विथ लिक्विड, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल। ठीक है, अच्छा, अभी ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोमियर के साथ कंफ्यूज मत करना। ब्लास्टोमियर क्या है? वो एक जनरलाइज टर्मिनोलॉजी है। जो इनिशियल सेल था 2 सेल 4 सेल 8 सेल्स, तो एक एक सेल को हम लोग ब्लास्टोमियर बोले थे, बट ये जो स्टेज है जो एक खाली फुटबॉल जैसा दिख रहा है इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। जो सिस्ट का मतलब क्या होता है? सम ट्यूमर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्लास्टोसिल में जो खाली जगह है इसमें ये जो इनर सेल मास ये एक ट्यूमर जैसा ही दिख रहा है कि नहीं? तो इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट कहा गया है। अच्छा, ये इनर सेल मास से आगे जाके क्या बनेगा? ये इनर सेल मास से आगे जाके बनेगा फिटस बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा? विलाई, कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन होगा, जो कि आगे जाके क्या बनाएगा? प्लासेंटा बनाएगा। प्लासेंटा सर नहीं मालूम है। प्लासेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू एक एम्ब्रियो जो है हाँ मदर यूट्रस के साथ एक टेम्पोररी कनेक्शन बना लेता है 9 महीने के लिए। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। ये प्लासेंटा के थ्रू जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो मदर बॉडी से फिटस के बॉडी में जाते हैं और फिटस के बॉडी में जो एक्सक्रीटा, वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लासेंटा के थ्रू वापस मदर बॉडी में चले जाते हैं। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्लासेंटा। ये प्लासेंटा कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा ब्लास्टोसिस्ट में? ये ट्रोफोब्लास्ट से प्लासेंटा बनेगा। बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट से एक लेयर बनेगा कोरियन, और इस कोरियन में कोरियोनिक विली रहता है, और इस विलाई, कोरियोनिक विलाई इस ब्लास्टोसिस्ट को आगे जाके क्या करेगा?
यूट्राइन एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होने में मदद करते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस आर विलाई, इसके लिए कहाँ से बना है? ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से बना है। अच्छा, अब अंदर जो इनर सेल मास दिख रहा था, ये इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, ये इनर सेल मास एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इन लोग हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन जैसे ही होगा, पहले इसके अंदर क्या बनेगा? एक बाइलैमिनर डिश बनेगा, एक 2 लेयर वाला डिश बनता है, इनर सेल मास ही चेंज होके बनाते हैं। अब जैसे इसका इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया है, ये ब्लास्टोसिस्ट अब कन्वर्ट होके क्या बनेगा? ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्ट होके अभी बनेगा गैस्ट्रूला। ठीक है, गैस्ट्रूला जब बनेगा तो ये बाइलैमिनर डिस्क के अंदर एक तीसरा लेयर बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मेसोडर्म। तो अभी ये जो एम्ब्रियो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो चुका है, राइट। अब ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से आगे जाके कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलते रहेगा। ठीक है, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगा। तो जिस दिन से एम्ब्रियो के अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म दिख जाए, उस समय से उस एम्ब्रियो को हम लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रूला। जब गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रूला बन रहा है आफ्टर इम्प्लांटेशन, राइट। तो पहले कौन सा लेयर बनता है? पहले एंडोडर्म और एक्टोडर्म बनता है, उसके बाद एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, ठीक है, एक थर्ड लेयर बनता है, दैट इज मेसोडर्म। गॉट इट? तो ये हो गया। तो ये सब एक एक लाइन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब धीरे धीरे ये गैस्ट्रूला के अंदर डेवलपमेंट होते रहेगा। अब ये फिटस बनेगा और फिर 9 महीने के बाद जब फिटस का बॉडी रेडी हो जाएगा, उसका डिलीवरी हो जाएगा, दैट इज चाइल्ड बर्थ। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन, राइट। ओके, तो आज के लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे। प्लासेंटा क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लासेंटा कौन सा हार्मोन बनाते हैं, ये 9 महीने का जो जेस्टेशन पीरियड है इसको मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन फीमेल बॉडी में चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के बारे में जो डिटेल लेक्चर है, दैट विल लर्न टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक अगर तुम ये लेक्चर कम्प्लीटली देखे हो तो यहाँ पे नीचे कमेंट करो कि कैसा लगा ये लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में तुमको कौन सा टॉपिक चाहिए, फ्रॉम विच चैप्टर एंड विच टॉपिक you can recommend, and obviously I will try to record that one. So till then, it's a bye bye from my side, and bye bye again, and Jai Hind.